हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों 498A का तो मिसयूज़ हो रहा है, ये तो सबको ही पता है। और ये किस हद तक हो रहा है आज जो है ये वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। 29 साल की शादी और 498A कर दिया गया हस्बैंड उसकी पूरी फैमिली के ऊपर। हाई कोर्ट ने ये केस सुना तक नहीं और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जाओ जी अरनेश कुमार की जजमेंट का फॉलो करो, कोई अरेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट आपको जो है ये ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा। फैमिली हो गई बिल्कुल, एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ही डिमोरलाइज कि अब जो है एक ही रास्ता बचता था उनके पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने का। और यहाँ पे हम जो है ये केस जो है बड़ा ही जो पेचीदा था, जिसमें 29 साल की शादी तो हो गई थी और साथ ही साथ उनको इम्प्लिकेट किया गया था, उन रिलेटिव्स को इम्प्लिकेट कर दिया गया था जो कि कभी साथ रहे ही नहीं है पूरी इनकी मैट्रिमोनियल लाइफ में। बच्चे जो है अब इनके बड़े हो गए हैं और साथ ही साथ एक की तो शादी भी हो गई। तो मतलब सोचिए 95 की शादी और 2024 में जो है इनके खिलाफ जो है ये केस रजिस्टर हुआ। यानी 498 है जो ये कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे कई लोग कहते हैं कि 7 साल बाद नहीं होता, डिले कंसिडर किया जाता है। तो ये एक लाइव केस एग्जांपल है। एफआईआर भी हुई, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी फेस करना पड़ा, पुलिस के धक्के भी खाने पड़े और एंड में जो है ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो ये देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं कंसिडर करता क्वाशिंग की प्ली, तो ऐसे में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यहाँ पे आप जो है हाईएस्ट कोर्ट, टॉप कोर्ट पे गुहार लगा सकते हैं। और यकीन मानिए कि जो डिसीशंस होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वो एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, टॉप मोस्ट होते हैं, और एक ये लास्ट कोर्ट होने के नाते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सेंसिटिव होता है 498A के मैटर्स पे, खासकर जब ऐसी गुहार लगती है कि 29 साल की शादी के बाद आप 498A कर रहे हो। आपने मजाक बना रखा है कानून का, आपने जो है लोगों के साथ, लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रखा है। और यहाँ पे जो है कई जो लाइफ है वो किस उस पार्टी को क्या लगता होगा, कैसे लगता होगा जिसके खिलाफ 498 है, वो भी इतने सालों की शादी के बाद हो रहा हो। तो यहाँ पे जो है आप ये सोचिए कि यहाँ पे एक सोसाइटी है, एक तख्ता है सोसाइटी का जो बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त है फॉल्स 498A की वजह से, झूठे 498A की वजह से। और उनको जो है पूरा ट्रायल फेस करना पड़ता है, पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। ज़िंदगी में कभी उन्होंने पुलिस देखी नहीं होगी और आज उनको पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये पूछना पड़ रहा है कि आईओ साहब आप चार्जशीट कब फाइल करोगे, हम तो अलग ही रहते थे। और आप ये यकीन नहीं मानेंगे कि पुलिस भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन करती है कि सारे जो रिलेटिव्स कभी साथ रहे नहीं, दूर रहते थे, इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते और सीधा चार्जशीट फाइल कर देते हैं। तो ऐसे में देखिए एडवाइजेबल, कई लोग कहते हैं कि चार्जशीट के बाद जाना चाहिए क्वेश्चन के लिए, कई लोग कहते हैं एफआईआर के बाद जाना चाहिए। देखिए सारी बातें एक तरफ हैं। क्वेश्चन के लिए आप, जब आपका केस अगर सही है, आपको तब जाना चाहिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि चार्जशीट के बाद हालात बदलेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार जो रिलेटिव्स जिनका कोई लेना देना नहीं है वो चार्जशीट में भी पार्टी बन जाते हैं, क्योंकि पुलिस जो है ढंग से इन्वेस्टिगेट ही नहीं करती ऐसे केसेस को। कॉपी पेस्ट जो है पूरी कार्रवाई होती है, जो रिलेटिव्स हैं उनके बयान होते हैं और चार्जशीट जी फाइल कर दी जाती है। आपको लगता है कि जस्टिस होगा, कोई जस्टिस नहीं होता, क्योंकि पुलिस जो है अपना काम ढंग से नहीं करती, ढंग से पूछताछ नहीं करती और ये नहीं पता लगाती कि वो रिलेटिव सही में रहते भी थे उनके साथ जिनको पार्टी बनाया हुआ। तो ये केस में ब्रदर इन लॉ, उनके जो वाइफ है और सन है, इनको इम्प्लिकेट कर दिया है। अलग ही फैमिली है, बिल्कुल साथ रहते ही नहीं थे। 29 साल की मैरिज हो गई थी, 95 की मैरिज है, 2024 में जाके जी एफआईआर लॉन्च कर दी इन सब के खिलाफ और क्रिमिनल मशीनरी ऑन हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो हमने जो है ये जो पार्टी है ये पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सीधा वो उन्होंने इंटरफेयर करने से मना कर दिया, रिजेक्ट हो गई इनकी क्वेश्चन पिटीशन और मामला आ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अब जब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो हमने सिर्फ एक ही पॉइंट पे आर्ग्यू किया कि जनाब यहाँ पे 29 साल की शादी है और 29 साल की शादी के बाद ये जो है पूरी फैमिली जो है इम्प्लिकेट कर दी गई है। एलिगेशंस भी देख लीजिए, एलिगेशंस भी वेग एलिगेशंस हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा एफआईआर में जो मेरे क्लाइंट को इम्प्लिकेट करता हो।
एज अ इंटरिम मेजर। अभी आप ये देखिए कि इंटरिम मेजर जो है हमेशा दूसरी पार्टी की प्रेजेंस में मिलता है, बट ये केस ही ऐसा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इन्वेस्टिगेशन पे स्टे लगा दिया और जो कहते हैं कि प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया बिना दूसरी पार्टी की सुनवाई। पहली ही डेट पे ऐसा हुआ, कोई नोटिस नहीं, सीधा पहली डेट पे स्टे लगा दिया, स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स। और हमारी जो एसएलपी है वो एडमिट हो गई और नोटिस चला जाएगा अभी दूसरी पार्टी को, वो उनका जवाब आएगा, फिर फाइनल हियरिंग होगी ऐसे केसेस में। तो आप ये देखिए कि जस्टिस के लिए आपको चाहे ट्रायल कोर्ट में जस्टिस नहीं मिल रहा तो हार मत मानिए, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में नहीं मिल रहा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं ना कहीं तो आपको जस्टिस मिलेगा ही। अब अगर ये पार्टी सोचती कि जी हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल इंटरफेयर ही नहीं किया, इनके मन में भी सवाल और शंका थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या ही करेगा, ऐसा नहीं होता। हर एक कोर्ट की अप्रोच अलग अलग रहती है, नीचे वाले कोर्ट्स अलग तरीके से काम करते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जब आते हैं तो मामले अलग तरीके से जो है सुने जाते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने केस को, क्या आप अपने क्लाइंट की जो पीड़ा है, क्या उनका जो केस का रियल जो प्रॉब्लम है वो कोर्ट के सामने ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे, सवाल इस चीज़ पे आ जाता है। और इस केस में जो मेन इशू था, एक तो 29 साल के बाद जो है 498A की एफआईआर हुई थी, उसके बाद जो है इसमें ब्रदर इन लॉ और उनकी फैमिली को इम्प्लिकेट कर दिया था, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था और उनके खिलाफ कोई एलिगेशंस भी नहीं थे, सारे वेग एलिगेशन, जहाँ पे स्पेसिफिक रोल नहीं होता कि ब्रदर इन लॉ का क्या रोल है, सिस्टर इन लॉ का क्या रोल है, उनके बेटे का क्या रोल है, वहाँ पे एफआईआर जो है बिल्कुल वेग हो जाती है। फिर हमने और फर्दर बताया कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी चल रहा है दोनों के बीच में और उसको सेटल कराने के लिए ये केसेस जो है अभी इतनी डिले के बाद जो है फाइल करे हुए हैं। कोई भी डिले जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कंटिन्यूस एलिगेशंस होते तब तो समझ आता कि वो औरत जो है सहन कर रही थी, कंटिन्यूस एलिगेशंस भी नहीं थे तो कुछ भी नहीं था ऐसा एफआईआर में जिसकी बिना पे जो है केस जो है आगे इन्वेस्टिगेट भी हो इस केस में। और ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात समझी और पूरा स्टे ऑन ट्रायल जो है दे दिया, स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन दे दिया, क्योंकि मैंने यही सबमिट किया कि अब इस केस में जो है चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने समझा कि इधर अर्जेंसी है और एक्स पार्टे स्टे इसे हम कहते हैं लीगल टर्म में, तो वो प्रोवाइड कर दिया बिना दूसरी पार्टी को सुने हुए। ऑब्वियसली अब नोटिस होगा तो उनको सुना जाएगा इस केस में। तो ऐसे ऑर्डर्स लेने आपको बहुत ज़रूरी हैं जब आप ऐसे ऑर्डर्स लेते हैं जो थोड़े अलग से हों, क्योंकि देखिए कन्वेंशनल वे अगर आप अपनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका केसेस जो है लंबे चलेंगे और वो कन्वेंशनल वे में प्रॉब्लम ये होता है, अगर ये पार्टी चाहती ठीक है हाई कोर्ट में नहीं हुआ, चलो जी ट्रायल ही फेस करते हैं, अपने आप को सही साबित करते हैं, तो 8-9 साल क्या उससे ज़्यादा कहीं निकल जाते और दूसरी पार्टी पे भी कोई प्रेशर नहीं होता सेटल करने का या केस को जो है अपना फेवर में करने का, तो कोई प्रेशर नहीं होता। तो आपको जो भी स्ट्रैटेजी आपको एडवाइस की जाती है उसमें देखिए कि दूसरी साइड पे क्या प्रेशर बन रहा है या नहीं बन रहा है, दूसरी साइड जो है वो भी प्रॉब्लम में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपको जो है अपनी स्ट्रैटेजी, मैट्रिमोनियल स्ट्रैटेजीज कम से कम ऐसे फ्रेम तो करनी चाहिए, सोचना चाहिए केसेस करने से पहले या लड़ने से पहले भी कि दूसरी पार्टी पे कितना ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ेगा कि वो आ जाए सेटलमेंट पे या वो आ जाए आगे कॉम्प्रोमाइज़ पे, या फिर जो भी है मतलब आपके पास डोमिनेटिंग पोजीशन होगी, केसेस ही नहीं आगे बढ़ रहे, आपने हायर कोर्ट्स में स्टे ले लिया है या जो भी है मेंटेनेंस कम करा दिया, मेंटेनेंस पे स्टे ले लिया है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती है, स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजिक चीज़ें होती हैं जब भी आप मैट्रिमोनियल केसेस लड़ रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ जो है बहुत ध्यान में रख के जो है केसेस अपने लड़ने चाहिए। अगर आप ऐसे ही रैंडमली लड़ेंगे और सोचेंगे जी आपके वकील साहब ही सब कुछ कर देंगे और ठीक है हमारा जो है सस्ते में काम हो जाएगा और जो भी है, मतलब आप अगर बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है अपने केसेस के तरफ, प्रोएक्टिवनेस आपकी तरफ से कमी है, तो आप ही हैं जो सफ़र करेंगे और कोई सफ़र नहीं करेगा। क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस में ऐसे ही होता है कि फिर आप बोलते रहिए कि वन साइडेड लॉ है, हस्बैंड ही सफ़र करता है, हस्बैंड को ही पैसा देना पड़ता है, हस्बैंड को ही जो है चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है। मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ जो है ना नेगेटिव थिंकिंग की तरफ पॉइंट करती है। इसमें यही है कि आपका जो है आलसपना ही सामने आता है अगर आप ऐसी बातें करते हैं और यही सोचते हैं। अभी अभी कुछ
टाइम पहले मेरी ही प्रोफाइल पे कमेंट आया था कि ये सब स्ट्रैटेजीज़ किसी काम की नहीं है, दूसरी पार्टी आती नहीं है, बहुत बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। पर मेरे ही क्लाइंट्स हैं जो मुझे कहते हैं वकील साहब आपने ये ऑर्डर लिया, दूसरी पार्टी सेटलमेंट पे आ गई, आपने ये किया तो दूसरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गई है, आपने ये चीज़ें करी हैं, हमारा केस से जल्दी हम बाहर आ गए हैं। तो आप देख लीजिए आपको किस रास्ते पे चलना है आगे, कि आपको बस ब्लेम करना है। ब्लेम ये एक तरीके से ब्लेमिंग मेंटालिटी है कि आपको ब्लेम करना है कि लॉ ही ऐसा है, या फिर केसेस ही लंबे चलते हैं, या फिर आप ये लगा लीजिए कि वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं, या आप ये सोच लीजिए कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमें हमारे ऊपर तो मेंटेनेंस बंधेगी बंधेगी, हमें पूरी फैमिली को ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो वहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉइंट भी होती है कि आप इस सिचुएशन में भी आप अपनी खुद की वजह से हैं, क्योंकि आपने जो है जब आपकी शादी थी तब स्टेप्स नहीं लिए, और अब जब शादी बिखर रही है आपकी तब स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। तो ये आपकी ही प्रॉब्लम है और किसी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जिस दिन ये चीज़ को अंदर से जान लेंगे कि नहीं मेरी ही दिक्कत है, मेरे को ही कुछ काम करना पड़ेगा, मेरे को ही आगे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नीचे से काम नहीं होगा तो ऊपर से करेंगे, ऊपर का नहीं हुआ तो हायर कोर्ट जाएंगे, हायर कोर्ट में नहीं हुआ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर हम जो है लड़ेंगे इस केस को ढंग से। ये नहीं कि हम ऐसे ही कैजुअली अपनी नौकरी करते रहेंगे और इसी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे सारी उम्र। देखिए बात ये होती है कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, पर क्या आप अपनी टर्म्स पे आ पाएंगे, क्या और कब आ पाएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको जल्दी आना है प्रॉब्लम से बाहर तो कुछ चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी ना केसेस को लड़ने के लिए। जैसे अब ये फैमिली आई, दुखी थी काफ़ी, पर जब मैंने बोला हो जाएगा, विश्वास नहीं होता था इनको, पर जब हमने रिजल्ट्स दिए तभी विश्वास सही में आता है। ऐसे अगर हम बोल देंगे कि आपका केस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं होता है, बट करके जब ऑर्डर्स लेते हैं चीज़ें होती है। अब मैं अपने कैलकटा का ही एक्सपीरियंस बता दूं, 2-3 महीने में मेरे 3 में से 2 केसेस सेटल हो गए। मतलब सिर्फ हमने 3 महीने में 2 केसेस सेटल कर दिए, 3 केसेस में से 2 केसेस उधर वहाँ पे सेटल कर लिए, जो कैलकटा हाई कोर्ट में केसेस मेरे चल रहे थे। और वैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कईयों का हमने क्वैश करा दिया। ऑल ओवर इंडिया का एक्सपीरियंस है। खैर वो आप एक्सपीरियंस मेरा पढ़ लीजिएगा, दोनों आर्टिकल्स, ये वाला आर्टिकल और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आर्टिकल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम जो है आपसे ट्रांसपेरेंट रह के जो भी है नॉलेज शेयर करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी ही एक ऐसा चीज़ है जो ऑथेंटिक होती है। अगर दूसरे को रिज़ल्ट मिला है तो हो सकता है आपको भी सिमिलर रिज़ल्ट्स मिलें, और यही हमारी कोशिश रहती है कि आप सबको फ़ायदा हो, आप अपनी लीगल प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकलें। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक इस हफ्ते के एंड तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक इकट्ठे पहुंचने वाले हैं। 6 साल के आसपास मेरे को हो गया है टाइम वीडियोस बनाते बनाते, पर आज हम इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स टच कर जाएंगे। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना विश्वास देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।